Good morning everyone and welcome to the E-class of chemistry again. So the topic with which we are going to start our topic is a very important principle that has to be kept in mind whenever you are writing the configuration. And how to write the configuration I will be telling you in today's session. So according to Hund's rule of maximum multiplicity, Hund says that till the time in an orbital, or we can say in a subshell, you already know that in a subshell there can be different number of orbitals. So the orbitals which are having the same energies should be first of all filled singly with the electron and then only the pairing can start. ठीक है, तो अभी आपको शायद क्लियर ना हो कॉन्सेप्ट. टिल दैट टाइम आई वोंट टेल यू हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. लेकिन इतना दिमाग में रखो, हुंड्स ने ये कहा है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं और अगर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, और आपको ऑलरेडी पता है कि एक ऑर्बिटल में यू कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो सबसे पहले आप उन ऑर्बिटल्स में जिनकी एनर्जी सेम है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, और जब वो सिंगल फिल हो जाएंगे देन ओनली यू कैन स्टार्ट विद द पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन. किसमें? जिनकी एनर्जी सेम है. फॉर एग्जाम्पल नाउ ये तो हुंड्स रूल है, लेकिन अगर आपके पास बेरिलियम आया हुज एटॉमिक नंबर इज 4, सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट. तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को लिखना सीखो आज. तो मैंने आपको ऑलरेडी अबाउट प्रिंसिपल बताया है एंड यू ऑलरेडी नो द सीक्वेंस ऑफ द एनर्जीज ऑफ द डिफरेंट ऑर्बिटल्स. So today we are going to take the advantage of that particular diagram only, and if you remember the orbitals verbally then that's very good. So beryllium atomic number is 4. अच्छा, जिन बच्चों को ये ना आए उससे पहले भी एक स्टेप है. आपने 10 तक इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को लिखना कैसे सीखा है. यू बेसिकली रोट 2 एंड देन 2, राइट. अब मैं इसको लिख रही हूँ इन द टर्म्स ऑफ सबशेल एंड ऑर्बिटल्स. तो देखो मैंने क्या लिखा, ये 2 है, लेकिन हम सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों, प्रिंसिपल शेल. तो मैं सबसे पहले प्रिंसिपल शेल, यानी कि जब आपने 2 लिखा तो दिस इज प्रिंसिपल शेल नंबर 1 एंड दिस इज प्रिंसिपल शेल नंबर 2. तो 1 फर्स्ट प्रिंसिपल शेल में मैंने लिखा सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल शेल, फर्स्ट शेल है ये. अब आपको पता है इस शेल में कितने सब शेल्स होते हैं, एक ही सब शेल है एंड दैट इज द एस. इस एस में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो मैं ये 2s लिखूंगी. तो इस पर्टिकुलर नोटेशन का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट शेल में एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, इजी है. ओके, देन लेट्स गो टू द अनदर वन. अब आपके पास सेकंड सब शेल आ गया. नाउ हाउ यू आर गोइंग टू राइट सेकंड प्रिंसिपल शेल में सब शेल एस पहले फिल होगा. आपको ऑलरेडी पता है कितने इलेक्ट्रॉन से 2. तो दिस इज द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. इसे दिखाएंगे कैसे आप, हम इसको ऐसे शो करते हैं. एक सबसे पहले ये बना 1s का ऑर्बिटल, 2s के ऑर्बिटल एक ही होगा तो हमने लिखा है 2s. अब आपको याद रखना पड़ेगा कि हर सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, राइट. तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट देखो. अब ये 1s की एनर्जी डिफरेंट है, 2s की एनर्जी डिफरेंट है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको सिंगल नहीं भरूंगी. इसकी एनर्जी से बड़ी एनर्जी है 2s की, तो मैंने क्या करा है, ये 2s है. ठीक है, तो पहले मुझे ये दोनों पेयर अप कर लेने पड़ेंगे. 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल हो गए. नाउ हेयर अगेन 1 इलेक्ट्रॉन. अब आपको पता है 2s के बाद क्या आना चाहिए था बच्चों, 2p आना चाहिए था. ठीक है, तो जिसके कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स, px py एंड pz. तो हमने कैसे लिखा, 2s. अब आपको कि मैम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर दो, नहीं अभी नहीं जाएगा वहाँ. क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी लेस है और लेस एनर्जी में एक के बाद सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी यही फिल होगा. तो आपके पास इसका जो ऑर्बिटल डायग्राम आप बनाएंगे इस तरीके से आप लिखेंगे. नाउ लेट्स डू फॉर नाइट्रोजन ऑल्सो इन द सेम वे. अगेन सबसे पहले अगर ये समझ नहीं आ रहा है कैसे लिख रहा है, तो बेटर यू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल द वन दैट यू हैव स्टडीड इन योर जूनियर क्लासेस. सो कैसे लिखोगे इसको, 2 and 5. अब कैसे लिखो इसको इस वाले फॉर्म में नोटेशन में, 1s2 यानी कि फर्स्ट सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन सेकंड सब शेल आ जाओ, सेकंड शेल आ जाओ सॉरी, 2s2 कितने बच गए आउट ऑफ. अब ये काउंटिंग इसकी यहाँ पे खत्म हो गई है बेटा. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 2 + 2 मैम ये 4 आउट हो गए. नहीं, ये तो मैंने इस वाले का बनाया है. अब ये आउट हो गया, ये भी आउट हो गया. अब मैं सेकंड शेल में गई हूँ. सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल. 2 चले गए किसमें, एस वाले में. अब कितने बचे, 3 अभी भी बचे. तो 3 किस में जाएंगे, 2p वाले में जाएंगे. तो 2p3. ठीक है, अब इसको हम इस तरह से दिखाना चाह रहे हैं. यहाँ पर भी इसको दिखाया जा सकता है कैसे, अभी आप पढ़ेंगे. इसको एक और तरीके से मैं लिख सकती हूँ, दैट इज 2px 2py एंड 2pz. अब मैंने क्या किया, मैंने p को भी 3 ऑर्बिटल्स में डिवाइड करके दिखा दिया. और px py pz मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ. वो क्या है, p सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं.
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1, या तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको ऑर्बिटल्स वाले सिखा रही हूँ कि ये कैसे लिखने हैं, तो मैं आपको ये वाला बता रही हूँ पहले, ठीक है। तो अभी कैसे आएगा, अगेन 1s हमेशा एक ही होगा, फिर उसके बाद हमारे पास 2s में इलेक्ट्रॉन्स है, और फिर 2p में भी है। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3। अभी याद रखो बच्चों, ठीक है, p में 3, देन d में 5, देन f में 7। ये तो सिंपल से है, आपको याद करने नंबर्स। ये कौन सा है, दिस इज 2s एंड दिस इज योर गोइंग टू बी 2p, जिसमें ये px है, py pz लिख लेना। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये पहले दोनों ऑक्यूपाई होंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी पहले, ये भी पेयर अप हो जाएंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं 2p ऑर्बिटल्स की, यानी कि 2p सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स, और इन तीनों की एनर्जी सेम होती है। वैसे ही डी में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं, उनकी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। एफ में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 7 ऑर्बिटल्स हैं टोटल, तो उन सबकी 7 की एनर्जी सेम होती है। तो ये हुजूरी है। नाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई इट हियर। कैसे, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बच्चे कैसे फिल कर सकते हैं, बच्चे कहेंगे मैम इसको डबल कर देते हैं, हो गया। नो, अभी क्या कहा इसने कि जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उसमें सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा। अभी भी 3 बच्चे, अगेन पेयरिंग फिर यहाँ से होगी, यहाँ से होगी, यहाँ से, या आप यहाँ से भी पेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन बेटर यू स्टार्ट फ्रॉम है। तो अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन। लेकिन मुझे तो सिर्फ 3 दिखाने, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने ये किया। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, सिंगल फिल होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पेयरिंग कहीं पर भी नहीं होगी। इसका मतलब नाइट्रोजन इन द ग्राउंड स्टेट हैज गॉट 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जिनकी पेयरिंग नहीं होती, इनको हम कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर बॉन्डिंग बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ये अभी अनपेयर्ड है, दे वांट टू पेयर देमसेल्व्स, ठीक है, तभी वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो यही इलेक्ट्रॉन्स बच्चों याद रखना, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, बिकॉज दे वांट टू गेट पेयर्ड एंड गेट स्टेबल, ठीक है। तो हमारे पास नाइट्रोजन की कितने हो गए, तभी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म करता है दूसरे नाइट्रोजन आइटम के साथ। तो ऐसे ही जब दूसरा आइटम आएगा उसके पास भी 3 जो है वो अनपेयर्ड होंगे, तीनों फिर क्या करेंगे, बॉन्डिंग बना लेंगे। तो इसीलिए एन और एन के बीच में 3 बॉन्ड्स होते हैं। चलो वो तो अलग की बात है। नाउ अगेन गो फॉर ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा इसका नंबर 2 and 6। इलेक्ट्रॉनिक सबसे पहले ये लिखना सीखना बच्चों, इसको स्किप नहीं करना। ये आपकी हो जाएगा इसका नंबर 2 and 6। इलेक्ट्रॉनिक सबसे पहले ये लिखना सीखना बच्चों, इसको स्किप नहीं करना। ये आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी काम आएगा ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अगेन गो फॉर 1s2 2s2 2p। अब अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूंगी, देखो फर्स्ट में हो गए 2, सेकंड शेल में आ जाओ तो 2s हो गए। कितने बच्चे अभी भी, 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स है सेकंड शेल में, मैंने कितने फिल कर दिए, इसमें 2। अभी कितने बच्चे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि p में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब बताओ मुझे। तो आपको ऑर्बिटल्स याद रखने पड़ेंगे। p में ऑर्बिटल्स होते हैं 3, और p सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, तो 3 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, भाई 6 इलेक्ट्रॉन्स तो आएंगे। तो इसमें 6 आ सकते हैं अभी भी, लेकिन यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 2 जो मैंने इसमें फिल कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे ये 4 के 4 आ जाएंगे। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को इसी फॉर्म में लिखो, दिस इज योर 1s, दिस इज योर 2s एंड दिस इज योर 2p। अगेन 1s में तो पहले फिल होंगे, दोनों पेयरिंग होगी, इसमें नहीं जाएगी क्योंकि ये हाई एनर्जी का है। अब ये px py pz में देखो कैसे आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं आप, तो 1 2 3, नाउ द पेयरिंग विल टेक प्लेस, ठीक है। तो आपके पास ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में द 2 एटम्स हैव गॉट डबल बॉन्ड बिटवीन देम, ठीक है। लेट्स गो फॉर नियॉन ऑल्सो नाउ। नियॉन एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 2 and 8। कैसे बनेगा, 1s2 2s2 2p। अब बताओ मुझे कितना होना चाहिए, फर्स्ट शेल का ये है, ध्यान रखना, दिस इज अ फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में 1s2 ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ये सेकेंड शेल है। सेकेंड शेल को मैंने लिखना क्या है, n इज इक्वल टू 2 से 2s2। तो 8 में से कितने इलेक्ट्रॉन्स मैंने s में फिल कर दी है, 2। कितने अभी भी बचे हैं बच्चों, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें ऑलरेडी पता है कि 6 के 6 यहाँ पे आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 6 मैक्सिमम p जो सबशेल है वो 6 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है। s में 2 ही मैंने क्यों फिल किए बच्चों, क्योंकि s में एक ही ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। अगेन इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम 1s, देन अगेन वी हैव गॉट 2s, देन अगेन वी हैव गॉट 2p। तो ये देखो इसमें पहले पेयरिंग होगी, इसमें मैं पेयरिंग पहले ही क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सिंगल भरूंगी तो मैं यहाँ पे सिंगल नहीं भर सकती, क्यों, इन दोनों की एनर्जी डिफरेंट है। दिस इज ऑफ हायर एनर्जी, तो पहले लोअर एनर्जी का पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये पेयरिंग हो गई।
अब लेकिन ये इन सब की एनर्जी सेम है तो मैं इनको सिंगल फिल करूंगी। 3 मैंने फिल कर दी, अभी भी 3 और फिल हो सकते हैं, तो यानी कि इसीलिए नियॉन इज एन इनर्ट गैस, it does not has any unpaired electron and therefore it does not undergo any type of bonding. Now for potassium, ये क्लास 10th में बच्चे करते हैं, तो मैं वही अब आपको बता रही हूँ, that is 2। अब क्या होगा बच्चों, now 2 एंड आप कहोगे मैम 9 कर दो, लेकिन भाई फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड में कितने आएंगे पहले बताओ, सेकंड में 8 ही आएंगे, 2 8 10 हो गया। अब आप कहोगे मैम 2 और 8 और 2 10 हो गए, और थर्ड शेल में 18 आ सकते हैं, तो यहाँ पे 9 कर दो। ये नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, अब इसका जवाब देगा आपको ये वाला चीज़। अब कैसे देगी वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे आएगा इस फॉर्म में 2881, ये 4 शेल्स बनेंगे इसमें। ऐसा क्यों हुआ, अब इसका आंसर जिन बच्चों ने मुझे क्लास 10th में पूछा था, उन कुछ बच्चों को मैंने पर्सनली एक वीडियो बना के इसका फ्लोट किया था, लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि बच्चों इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आपको 11th में पढ़ाऊंगी मैं। सो आई एम हेयर टू क्लियर योर डाउट दैट यू हैड इन क्लास 10th। तो देखो कैसे होता है। अब मैंने कहा 1s2 हो गया, सेकेंड शेल में आ जाओ 2s2, राइट। अभी भी देखो सेकंड शेल पूरा नहीं भरा है, क्योंकि सेकंड शेल में कितने सब शेल्स होते हैं, 2, S and P, और S में 2 आ सकते हैं, P में 6। तो मुझे अभी भी क्या लिखना है बच्चों, 2p वाला, और कितने आएंगे इसमें 6, तो 6 + 2 8। देखो सेकंड शेल कंप्लीट हो गया। ध्यान रखो बेटा, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना। दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड शेल, दिस इज थर्ड शेल। ये फर्स्ट के लिए मैं ये लिख चुकी हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस सेकंड शेल के लिए मैंने 2 को डिनोट करके ये लिख दिया है। आई होप इट इज क्लियर। अगेन थर्ड शेल में आ गई मैं। थर्ड शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p6 भी चली जाएगी। अब p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, इससे ज़्यादा आ सकते हैं, नहीं आ सकते, मुझे d में फिल करने पड़ेंगे। लेकिन मैंने आपको आउबाउस प्रिंसिपल और बोर-बरीज रूल बताया है, और मैंने आपको वहाँ पे बताया है कि 3p के बाद पहले 4s वाला ऑर्बिटल फिल होगा, क्योंकि 4s की एनर्जी लेस होती है एज कंपेयर टू 3d। इसका मतलब जैसे ही आपके पास थर्ड शेल में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन कर देते ना बेटा, अगर मैं यहाँ पे सीधे 9 कर देती, तो यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाती, 3s2। अब मैं 3p7 थोड़ी ना लिख पाती, क्योंकि p में तो 6 ही आएंगे, तो मुझे वो कहाँ फिल करना पड़ता, 3d1 करना पड़ता। तभी देखो 6 7 8 9, यानी कि थर्ड शेल में 9 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 थर्ड शेल में 9 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन d तो पहले फिल होगा ही नहीं, d से पहले क्या फिल होगा, 4s। तो मुझे 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल करने के बाद लिखना पड़ेगा 4s। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं जरा काउंट करो। इसके तो कंप्लीट हो गए फर्स्ट शेल के, सेकंड शेल के, फर्स्ट शेल के कंप्लीट गए, सेकंड के भी हो गए। थर्ड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो हो गए कंप्लीट, 6 and 2 8। फोर्थ शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4s में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हुआ है। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल करती, इसका मतलब होता कि मुझे थर्ड शेल में, यानी कि n=3 वाले में s सब शेल भरना पड़ता, p सब शेल भरना पड़ता, और 3d भी फिल करना पड़ता। लेकिन मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था ये बोर-बरीज रूल के थ्रू कि जो 3d सब शेल है उसकी जो एनर्जी है वो 4s सब शेल से काफ़ी ज़्यादा है। और हमने पहले भी पढ़ा है कि वही पहले सब शेल्स फिल होंगे जिनकी एनर्जी कम होती है, तो पहले 4s फिल होगा, और इसके बाद तो इलेक्ट्रॉन्स बचे ही नहीं कि हम 3d में फिल करें, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतनी ही हो जाएगी। Now let's start with the next one. I'm just going to take few more examples so that the concept can become quite clear to you. Because in unit number 4, that is chemical bonding, you are required to write the electronic configuration in the form of the subshells. Okay, subshells and their orbitals. So please make a habit of writing the electronic configuration now in terms of the subshells also, right? Okay, so here you can see it is calcium. Calcium atomic number is 20. Now let's write first of all as you have written in your class 10. कैसे लिखते हैं आप क्लास 10 पे, you must have written 2 8 8 2, right? क्यों हुआ ये, यहीं पे मैंने थर्ड शेल में वी कैन हैव मैक्सिमम 15 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैंने यहाँ पे फिल किए हैं ओनली 8 इलेक्ट्रॉन। रीजन इज अगेन बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल 3p विल बी फिल्ड, देन 4s एंड देन द 3d विल बी फिल्ड। नाउ लेट्स राइट क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 नाउ, ठीक है, थोड़ा सा दूर हो रहा है बच्चों, ओके। नाउ 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे फर्स्ट शेल में, 2 हो गए यहाँ पे एस सब शेल में, 8 यहाँ पे है, तो 2 सेकेंड वाला जो आपका शेल है वो 2 सब शेल्स में डिवाइड होता है, एस और पी में। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और पी में 3 ऑर्बिटल्स है, और 3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगेन थर्ड शेल कैन हैव नाउ हाउ मेनी, 8 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। अब ये पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, उसके बाद फोर्थ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, उसके बाद ही बच्चों जब फोर्थ शेल में यानी कि 4s ऑर्बिटल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, उसके बाद 3d में आएंगे, यानी कि पहले आप 2 यहाँ पे फिल करेंगे और इसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो आएगा यहाँ पर, ठीक है, वही मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये हो गया थर्ड शेल। अब फोर्थ में कितना बचा, 4s2। इससे पहले में हमने जो पोटेशियम लिया था उसमें 4s1 था, अब यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो कहाँ फिल होगा, s को पहले वो कंप्लीट करेगा ना, तो S में कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2। तो पहले पोटेशियम के बाद जब एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा है कैल्शियम में तो उसने पहले S को फुली ऑक्यूपाई किया, इसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा तो वो 3d में आएगा, लेकिन वी डोंट हैव एनी लेफ्ट इलेक्ट्रॉन। सो लेट्स ट्राई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इसके लिए थोड़ा सा चलो वैनेडियम को मैं थोड़ा नीचे कर देती हूँ, वैनेडियम इज इक्वल टू 23। तो अब इसको कैसे लिखोगे बेटा, वी हैव गॉट 1s, वी हैव गॉट, चलो इसको 2s बनाते हैं, दिस इज योर 1s, दिस इज 2s, we have got 2p with 3 orbitals, px, py, pz, again we have 3s, then we have again have 3p and we have got 4s, ठीक है। अब इसको फिल करना शुरू करो, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2, इसमें कितने आएंगे, 2, सिंगली इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होंगे, 1, तो यहाँ मैं कहाँ से देख रही हूँ, मैं यहाँ से देख रही हूँ, 2, 3, देन द पेयरिंग विल टेक प्लेस, तो 2p6 हो गया, 3s में पहले ही 2 फिल हो जाएंगे क्योंकि इसका एनर्जी ज़्यादा है। अगेन इसमें कैसे होगा, पहले एक सिंगली फिल होगा फिर उसके बाद पेयरिंग होगी। अब 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 and 2, ठीक है। यहाँ पे हमारी कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गई। नाउ आई एम गोइंग टू राइट फॉर वैनेडियम, लिख लेती हूँ पहले, अगेन इसी फॉर्म में लिखेंगे हम, पहले 2 8 8 2, अब ये तो हो गए 20, ठीक है, जैसे हमने कैल्शियम के लिए लिखा। 2 के बाद अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 20 हो गए, अभी भी 4, ये फोर्थ शेल है, 4 शेल की 2s है ये, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होंगे, इससे जैसे ही 2 ये कंप्लीट करेगा उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन अगेन यहाँ पे आएंगे, यानी कि थर्ड शेल में आएंगे, जब तक कि ये 8 से 18 नहीं हो जाता, क्योंकि अब यहाँ पे d वाले इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अब आपका, अब आप देखो कितने बच गए बच्चों, 2 8 8 2, ठीक है। तो ये 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 8 16 17 18 19 20 20 इलेक्ट्रॉन्स, स्टिल 3 आर लेफ्ट। तो अब वो कहाँ फिल होंगे, यहाँ पे, तो कितने, 8 से आगे काउंट करो, 3 9 10 11 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अब आपके थर्ड शेल में यू कैन हैव 11 इलेक्ट्रॉन। अब थर्ड शेल में 11 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे वो मैं आपको शो करने वाली हूँ। दैट इज फर्स्ट शेल 1s 2s, अच्छा इसको इस फॉर्म में भी लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, कितने आए 3d में, अब जरा पहले यहाँ से काउंट करो, 2 2 4 6 7 8 9 10 हो गए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे। क्लियर है? तो हमने क्या किया है, आपने क्या किया बच्चों, 2 8 और यहाँ पे हो गए आपके, तो ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो आपने कैसे फिल किया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो यहाँ तक अब आपके कितने फिल हो चुके थे इलेक्ट्रॉन, अगर आप देखो तो ये हो गए 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 देन 13 14 15 16 17 18 19 20 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आप इसको लिखना शुरू करो, दिस इज 1s, दिस इज 2s, देन वी हैव गॉट 2p, तो कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3 ऑर्बिटल्स। इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ इट कम्प्लीटली। तो 3, ये कितना हो गया, 2p हो गया, इसके बाद आता है 3s ऑर्बिटल, फिर आता है 3p ऑर्बिटल, फिर उसके बाद आएगा 4s। बहुत सारी बुक्स में पहले उन्होंने 3d को भी शो कर दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन d के कितने बनेंगे, 5। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। तो दिस इज योर 3d वाला सेक्शन।
ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन करो, पहले 2 आएंगे, इसमें भी 2 आएंगे, पहले सिंगली फिल होंगे, देन द पेयरिंग विल टेक प्लेस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें पहले सिंगली फिल होंगे, फिर पेयरिंग विल टेक प्लेस, इसमें 2 इकट्ठे आएंगे। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? 3, तो 1 2 3, क्योंकि जितने भी 5 ऑर्बिटल्स हैं डी के, इनकी एनर्जी सेम है, तो फर्स्ट दे विल बी फिल्ड सिंगली एंड देन द पेयरिंग विल टेक प्लेस। तो ये आ गया आपका वैनेडियम के लिए। सिमिलरली वी आर गोइंग टू डू इट फॉर क्रोमियम। तो अब मैं डायरेक्टली क्रोमियम के लिए ये वाली ऑर्बिटल्स बनाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगी बच्चा? 1s को मैं स्किप कर रही हूँ, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 2s एंड 2p, राइट, क्योंकि दिस इज 2s, देन वी हैव 2p, ठीक है, देन वी हैव 3s 2p, दिस इज योर 3s, this is your 3p, then we have got 4s and then we have 5। तो मैं इसको नीचे बना देती हूँ क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स ऊपर नहीं आ पाएंगे। तो 1 2 3 4 ये आपकी 3D वाली है। ठीक है, अब क्रोमियम के लिए जरा लिखो कैसे आएगा। अगेन 1 2 then 1 2 3 and then the pairing will take place। तो मैंने पेयरिंग बना दी, पेयरिंग भी हो गई ये वाली। ठीक है, then again 2 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1 2 3 देन द पेयरिंग विल टेक प्लेस। ठीक है, अब 4s2 में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो कितने ऑक्यूपाई हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 आ चुके हैं। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन 18 और 2 1s के भी थे, तो 20 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं 4s तक। 20 के बाद कितने बचे? 4 बचे हैं। तो हमने कैसे लिखा? 1 2 3 4। अब क्रोमियम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि ये एक यूनिक सा बिहेवियर शो करता है। वो ये शो करता है बेटा, अगर आप देखो कि 3D इलेक्ट्रॉन जो है, ये 3 जो सब शेल है, ये 3 वाला जो शेल है, ये n=3 वाला है, इसीलिए D के जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो हम 3rd शेल में काउंट करते हैं। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, n=3 है ये, तो हम कहाँ पे इलेक्ट्रॉन वैल्यू इंक्रीज किए थे? 3rd वाले में। तो अगर इसके इनर ऑर्बिटल फुली फिल हो जाएंगे तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। अभी ये क्या है? दे आर नॉट इवन हाफ फिल्ड। तो जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स लाइक दिस वन, जहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, दोज एटम्स आर हाईली स्टेबल। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो 3D सबशेल है, यानी कि जो इनर सबशेल है किसका? क्रोमियम का। मैंने इनर क्यों कहा? क्योंकि n=3 के बाहर n=4 भी है। तो हमेशा जब D सबशेल भरता है तो वो इनर वाले शेल का भरता है। जो आप मैक्सिमम शेल पहुंच चुके हैं, 4 पे पहुंच चुके हैं आप, n=4 कर चुके हैं आप, लेकिन जब भी आप D वाला सबशेल भरेंगे तो हमेशा वो पहले वाला भरता है, यानी कि एक कम भरता है मेन प्रिंसिपल शेल से। तो हमारा मेन प्रिंसिपल शेल यहाँ पे कहाँ तक जा चुका है? 4 तक जा चुका है, n=4 तक हो चुका है। लेकिन जब D इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो वो n-1 शेल में फिल होते हैं, ये भी याद रखना। तो n-1 का मतलब 4-1, यानी कि 3D में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो D वाला जो आपका ऑर्बिटल है वो कैसा हो जाता है? हाफ फिल्ड। और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए ये क्रोमियम क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन 4s से शिफ्ट करके दे देता है 3D में। ठीक है, तो बहुत सारी बुक्स में इसको हमने ऐसे करके शो किया है। हमने पहले 3D लिखा है, पहले 3D बनाया है। यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको, बहुत सारी बुक्स में हम ऐसे करके भी बता देते हैं क्योंकि ये थोड़ा देखने में प्रेजेंटेबल लगता है। 1 2 3 4, तो कितने थे? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी हैड? 1 2 3 4, और इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो हम कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s गेट शिफ्टेड टू 3D सबशेल। यहाँ पे आ जाता है इलेक्ट्रॉन। वाई? सो दैट द इनर शेल गेट हाफ फिल्ड एंड क्रोमियम कैन बिकम मोर स्टेबल। ठीक है, तो इसको याद रखना है, ऐसा क्यों ऐसा होता है, क्यों होता है, इसका रीजन मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ वी आर अगेन गोइंग टू सी फॉर कोबाल्ट ना। तो इसका ये कॉन्सेप्ट याद रखना, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s सबशेल or the s or 4s orbital shifts into 3D subshell so that the chromium can become more stable। तो अब आपके पास 3D का सबशेल कैसा आ गया? that is हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, राइट। अच्छा, इसके बाद जरा थोड़ा कोबाल्ट का भी देख लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा कोबाल्ट को यहाँ पे लिख लेती हूँ और कॉपर को मैं आपको 29, कोबाल्ट इज 27 कोबाल्ट 27, इसको भी करके दिखाती हूँ आपको मैं अगेन। ओके, अभी कैसे आएगा? अगेन 2s, मैं 2s से स्टार्ट कर रही हूँ। 2s
या पहले अगर आपको ऐसे में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। पहले ये बहुत ईजी पड़ती है, लिखोगे पहले इसी फॉर्म में। तो मैं लिख देती हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब कितने बचेंगे 3d में काउंट करो, 1 2 3 4 6 7 10 हो गए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक तो यहीं पे हो गए। 20 के बाद कितने बचे 7 इलेक्ट्रॉन्स और बचे, तो हम 7 के 7 यहाँ डाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि डी के टोटल ऑर्बिटल्स होते हैं हाउ मेनी 1 2 3 4 5 और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 5 ऑर्बिटल्स में 10 और मैंने तो अभी 7 ही फिल किए, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और आ सकते थे तो 3 और आ सकते हैं, तो ये 7 के 7 यहाँ पे आ गए। अब आपको ये बनाना इजी पड़ जाएगा। तो देखो मैंने ये लिखा, फिर मैंने 2p बनाया, तो 2p बना लेते हैं, ठीक है। 2p को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, 2p, दिस इज योर 2p, देन अगेन वी हैव 3s, देन अगेन वी हैव गॉट 3p, देन अगेन वी हैव 4s एंड देन वी विल हैव 3d। कितने होंगे 5। नाउ 2p 3s 3p 4s और ये हमारा है 3d ऑर्बिटल। नाउ अगेन स्टार्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 1 सिंगल, फिर डबल, फिर 2 एक साथ आएंगे, देन सिंगल, देन अगेन डबल, देन वी हैव 2 हेयर 2 हेयर 2 हेयर यहाँ पे क्यों आए, ठीक है। अभी पहले इसको ऐसे ही करके दिखाती हूँ मैं आपको। हुआ क्या था 27, अब हुआ क्या था बच्चों, देखो हमारे पास पहले, इससे पहले क्या हुआ था, क्रोमियम का 24 में ऐसा बना था स्ट्रक्चर। अब जब एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, ठीक है, तो उसने कहाँ फिल किया, आपका 4s में फिल कर दिया, ठीक है। बाकी जो बचेंगे फिर वो 3d में चले गए। तो अब आप 3d को करो, कितने बच गए 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। जैसे ही ये हाफ फिल हो गया था, ठीक है, हाफ फिल कहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था। उसके बाद एक जब और इलेक्ट्रॉन आए तो उसने फिर पहले 4s को फिल किया, उसके बाद फिर यहाँ पे शेयरिंग होने स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो आप इसको देखो जरा, तो ये कैसे हो गया, अब आपका ये ऑर्बिटल बन गया कोबाल्ट का, जहाँ पर हमारे पास 3d में इट इज ट्राइंग टू गेट फिल्ड फुली नाउ। 3 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी अनशेयर्ड या फिर हम कहेंगे अनपेयर्ड बचे हैं। ओके, नाउ कमिंग टू कॉपर विच इज 29, ठीक है। 29 को एक बार लिखते हैं अगेन 1s2 के टर्म्स में, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब d पे रुक जाओ जरा, कितने हो गए 1 2 3 4 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गए। कितने बचे हैं 9 बचे हैं, और d में कितने आ सकते हैं 10, तो मैंने यहाँ पे पूरे 9 दे दिए। क्लियर हो रहा है बच्चों, डी में मैंने 8 से ज़्यादा क्यों दी, क्योंकि 8 डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं, 5 में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम 10, तो यहाँ पे तो फिर भी हमने 9 ही दिए हैं, ठीक है। अगेन 1s को स्किप करके मैं 2s बना रही हूँ, दिस इज योर 2p है, देन वी हैव 3s, देन वी हैव 3p, देन वी हैव, अब मैं पहले आप लोगों के लिए 3d वाला बना देती हूँ, 1 2 3 4 और ये हो गया हमारा 4s, तो 3s 3p 3d 4s, राइट। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं जल्दी जल्दी, पहले सिंगल फिर डबल, इसमें एक साथ डबल, इसमें सिंगल फिर डबल, और इसमें कैसे बनाया था हमने 3d में, देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है 9 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5, इससे पहले ये डबल कर दो और ये हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब फिर से वही केस हो गया जैसे केस यहाँ पे था, वहाँ पर उस समय हमारा जो क्रोमियम में ये जो पूरा ऑर्बिटल थे वो हाफ फिल्ड होने वाले थे, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन 4s से चला गया। यहाँ पर भी फुली फिल्ड होने के लिए कॉपर को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगेन ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, सो दैट इट कैन हैव नाउ फुली फिल्ड इनर 3d ऑर्बिटल विच कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम ऑफ द कॉपर। तो आपने ये 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं, जो क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछा आ सकता है, विच इज द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सपेक्टेड क्या था, इससे एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था 4s2 3d9 होना चाहिए था, जो मैंने पहले लिखा था, लेकिन यह जैसे कौन सा लिखा था मैंने पहले इसके लिए, जैसा मैंने इसके लिए लिखा था, ठीक है। ये 3d
1 2 3 4 5, इसके लिए कहाँ लिखा था मैंने, ओके इसके लिए लिखा ही नहीं है, ठीक है। इसके लिए क्या, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इस ये वाली क्या थी बच्चों, इसकी एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, जहाँ पर मैंने कहा था 3D में 9 होने चाहिए, तो 3D में कितने थे, 9 ही थे, और 4s में कितने थे, 2 ही थे, लेकिन 4s ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, 3 9 को दे दिया, सो दैट इट कैन बिकम फुली फिल्ड। तो अब जो इसकी ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती तो यहाँ तक बिल्कुल ऐसा ही है, बस चेंज यहाँ पे आ जाता है, और ये क्या चेंज है, दैट इट बिकम 4s1 एंड 3d10, ये एक्सपेक्टेड है और ये इसकी ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लास्ट में एक्सपेक्टेड कितनी थी कि यहाँ पे 1 2 3 4 ही होंगे, 3d4 होते और 4s2 होते, ये एक्सपेक्टेड थी, लेकिन हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन s से हट के कहाँ चला गया, 5, इसने 5 बना दिया ये, सो दिस इज द ओरिजिनल वन। एक्सपेक्टेड क्या थी कि यहाँ पे पहले 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन की जगह 1 इलेक्ट्रॉन तो अंदर जंप कर गया, उसी तरीके से एक्सपेक्टेड कौन सी थी, ये वाली, लेकिन हो कैसी गई, ऐसी वाली। ऐसी क्यों हुई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन 4s से जंप करके कहाँ आ गया, 3d सबशेल में आ गया, सो दैट इट कैन बिकम और द एटम कैन बिकम मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है क्रोमियम और कॉपर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और इसका आंसर आप कैसे देंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। Now let's talk about the exceptional configuration of copper and copper and chromium once again. So this is the expected one, ठीक है, तो ये याद देख लेना, this is the expected one, right? दोनों की मैंने expected वाली लिखी है ये, लेकिन होती कैसी है, होती कैसी है बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3d5 and 4s1, this is the original one. अगेन यहाँ पर भी इसको भी कर लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 and 4s1, this is the original one. दोनों में चेंज क्या है, मैं इन दोनों की सिर्फ ये वाले 2 ऑर्बिटल्स बना रही हूँ, तो 3d में कितने थे पहले, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, 3d वाला है ये, और 4s वाला हम यहाँ पे बना देते हैं, इसके लिए भी ऐसे कर लेते हैं 3d, ठीक है, और ये मैंने बना दिया 4s। तो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, कितने होने चाहिए थे, 1 2 3 4 और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल हो जाने चाहिए थे, लेकिन हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा और कहाँ चला गया, यहाँ पर, और यहाँ पर कितने होने चाहिए थे, वैसे सिंगल सिंगल फिल होगा पहले, एंड देन द पेयरिंग विल टेक प्लेस, और यहाँ पे ऑलरेडी पेयर था, तो इसको के में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गया, दिस इज द ओरिजिनल वन, जहाँ पर ये 3d5 4s1 एंड 3d10 एंड 4s1 हो चुका है। नाउ रीजन क्या है, पहला है बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैं सिंपल शब्दों में लिख देती हूँ, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है द हाफ फिल्ड एंड द फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। इससे पहले ये क्या था, ना ये फुली फिल्ड था ना ये हाफ फिल्ड था, सो व्हेन इट एक्सचेंज इट शिफ्टेड 1 इलेक्ट्रॉन टू द इनर 3d ऑर्बिटल, अब ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, एंड देयरफॉर इट हैज बिकम मोर स्टेबल। सिमिलरली यहाँ पर ऑन शिफ्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s to 3d it has become more stable because the inner orbitals are fully filled now and therefore there is more stability in that. सेकेंड रीजन है इसका एक्सचेंज एनर्जी। आप कहोगे मैम ये क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखाऊंगी। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब है द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कितनी बार अपनी पोजीशंस को दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ चेंज कर सकता है। तो इसको दिखाने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इट इज़ इजी टू शो यू इन दिस क्रोमियम एटम, तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ। आई होप दिस इज क्लियर। मैं कॉपर का रब कर रही हूँ, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये मोर सिमेट्रिकल हो गया, इसकी भी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। एक्सचेंज एनर्जी क्या है उसको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ पोर्शन, ये नोट्स में अवेलेबल है ऑलरेडी आपके पास। एक्सचेंज एनर्जी, अगर ये ऑर्बिटल हम पहले जैसा मान लें, ठीक है, ये पहले जैसा ऑर्बिटल जहाँ पर हमने क्या कहा था 3d एक्सपेक्टेड वाला 3d ऑर्बिटल एक्सपेक्टेड वाला है बच्चों, ये 1 2
3 4 कितने हो गए 5 ऑर्बिटल्स बना लो। तो पहले हमने क्या कहा था एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड था। कितने थे इसमें 4 थे, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी जो 4s से शिफ्ट हो गया था। इसकी एक्सचेंज प्लेसेस, ये इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, एक इसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा, इसके साथ। तो इसने कितनी पोजीशन चेंज करी फर्स्ट वाले ने 3। उसी तरीके से ये किसके साथ करेगा, इसके साथ और इसके साथ, या कि सेकंड ने करी 2। उसी तरीके से ये थर्ड वाला कितने के साथ करेगा, 1। तो टोटल एक्सचेंज प्लेसेस कितनी हो गई, 6। एक्सचेंज प्लेसेस का मतलब क्या है, एक्सचेंज एनर्जीज। जब इलेक्ट्रॉन अपनी प्लेसेस को चेंज करते हैं तो उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज होने के कारण दे बिकम मोर स्टेबल। तो यहाँ पर जो नाउ एज वी हैव सीन दैट देयर आर 6 एक्सचेंज प्लेसेस फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन। कब, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना 4s से इसमें शिफ्ट नहीं करेगा। नाउ जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है, ये ओरिजिनल वन क्यों शो करता है, इसलिए नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एक्सचेंज प्लेसेस। तो अगेन आई एम राइटिंग द सेम वे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो क्या कितनी थी एक्सचेंज, अभी कैसे हो गया था बच्चों, अब इसने ये एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया था, 4s से। अब इसके एक्सचेंज प्लेसेस काउंट करो आप, तो ये अगेन कितनों के साथ एक्सचेंज कर सकता है पोजीशन, 1 2 3 एंड 4, राइट। तो लिख देते हैं 4। ये कितनों के साथ कर सकता है, 1 2 3 सेकेंड ये वाला 1 एंड 2 यानी कि 2, और ये जो बचा है दिस वन, ये किसके साथ कर सकता है, इसके साथ। तो 1 टोटल हाउ मेनी, 4 5 6 7 8 9 10 एक्सचेंज प्लेसेस। मोर इज द एक्सचेंज प्लेसेस, मोर इज द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड स्टेबिलिटी। और इसी के कारण जो है कॉपर एंड क्रोमियम, दे बोथ शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s to the inner 3d subshell so that the inner subshell can become in this case half filled and in the case of copper as fully filled। तो वहाँ पर कॉपर की एक्चुअली एक्सचेंज प्लेसेस काउंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सब में पेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसको सिर्फ 2 पोजीशन से लिख सकते हैं। ये कॉपर का अगर है, क्रोमियम का आएगा, तो चाहे तो आप इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होता है तो वी हैव गॉट 6 एक्सचेंज प्लेसेस। अदरवाइज जब एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है 4s से 3d में, सो वी हैव गॉट 10 exchange places। At the same time the inner shell or the inner 3d orbital gets that is half filled, so that both the things they contribute toward more stability। तो पहला क्या है स्टेबिलिटी का रीजन, दैट ये वाली पोजीशन हाफ फिल्ड है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का, और सेकंड रीजन है कि यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जीज जो है इलेक्ट्रॉन की दैट इज मोर। तो ये दोनों ही रीजन कंट्रीब्यूट करते हैं। दीज आर द मेन कॉजेज फॉर द एक्सेप्शनल कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। नाउ द नेक्स्ट हियर वी एंड विद द यूनिट। So there are certain questions that I just like to take। तो कुछ questions तो वही थे जिनमें you have to tell the number of electrons। तो 1-2 बच्चों की queries आई थी मेरे पास, तो मैंने कहा था कि बेटा I will take that on Monday। So I am going to take the same question। The question was given that how many electrons in a given atom can have the following quantum numbers, n is equal to 3 and l is equal to 1 में बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अगर ये सिर्फ क्वेश्चन होता n इज इक्वल टू 3 तो यहाँ पे आप सिंपल फॉर्मूला लगा देते 2n², लेकिन उसने शेल के बाद सबशेल की बात की है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल्स में। तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि l जो है कौन सा सबशेल है, क्योंकि जो जैसा सबशेल होगा उसमें उतने ऑर्बिटल्स होंगे। अगर ये s सबशेल है तो 1 ऑर्बिटल होगा, अगर ये p सबशेल है तो इसमें 3 होंगे, d है तो 5, और अगर f है तो 7। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप प्लीज़ L की वैल्यू को याद कर लें, 0 1 2 3। 0 का मतलब है S, इसका मतलब है P, इसका मतलब है D और इसका मतलब है F। अगर L की वैल्यू 0 है तो यानी कि S ऑर्बिटल की बात कर रहा है या S सबशेल की बात कर रहा है, और S सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, ओनली 1। P में कितने होते हैं, 3, ये याद रखो आप। D में कितने होते हैं, इसको थोड़ा लंबा बना देती हूँ बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस। तो 1 2 3 4, you don't make this in exam, right? ऐसे मत बना देना, बना रहा है सही में। Again it has got how many, 7। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, एक और बना लेते हैं 7। ठीक है, तो अब S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। क्वेश्चन इसने पूछा L इज इक्वल टू 1, तो L इज इक्वल टू 1 यानी कि कौन से ऑर्बिटल की बात हो रही है, P सबशेल की बात हो रही है। P सबशेल में कितने ऑर्बिटल है, 3। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सिंगली एंड देन डबल यानी कि 6। तो आंसर क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू 3 वाला शेल जिसमें L की वैल्यू
1 है, तो यानी कि बात कर रहा है p सबशेल की, तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 6। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, ml इज इक्वल टू 0। एक और क्वेश्चन बनाया है, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2 एंड उसने कहा है ml की वैल्यू उसने दी है 0। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? L इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? L इज इक्वल टू 2 का मतलब है इट इज टॉकिंग अबाउट d सबशेल, d सबशेल की बात हो रही है। लेकिन उसने क्या कहा? ml की वैल्यू जिसमें 0 हो, तो 0 किस में निकलेगी आपकी? तो आप यहाँ पर ml फॉर्मूले के लिए अगर मैं L2 की वो रखूं, यानी कि मैं फिर से एक बार बता दूं, फॉर एग्जाम्पल L2, तो फॉर्मूला याद है ml के लिए क्या क्या निकलता है? ml का फॉर्मूला हो जाता है -L2 + L, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला? -2 -1 0 1 एंड 2। ये जो मैंने निकाली है बच्चों, ये सारी ml की वैल्यूज निकाली है। तो यानी कि L वाला कौन सा है? d सबशेल है। d सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स है, तो कितने हो गए ऑर्बिटल? 1 2 3 4 5। और ये इन 5 में से भी कह रहा है ml में जिसकी वैल्यू 0 हो। तो सबसे पहले याद रखो ml हमें क्या देता है? ऑर्बिटल देता है। ऑर्बिटल तो इसने 5 ऑर्बिटल्स ही हो गए, लेकिन इसने किसकी बात करी है? इस वाले ऑर्बिटल की। ठीक है, तो इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई? ये तो समझ रहे हो मेरी बात? ये तो कौन सा वाला डी हो गया, ये डी सबशेल की बात होगी। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ डी सबशेल तक होता तो हम कहते थे कितने ऑर्बिटल्स हैं? 1 2 3 4 5, तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10। लेकिन इसने इन ऑर्बिटल्स के अलावा डी सबशेल में, जैसे ही मैंने कहा 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो कौन सा ऑर्बिटल है? ये है वो 5 ऑर्बिटल्स, ये है वो 5 ऑर्बिटल्स। इसमें से भी उसने कहा है एक की वैल्यू -2 गई कि -1 है 0 1 0 1 एंड 2 ऐसे है, राइट। तो इसमें से भी वो कह रहा है इस वाले ऑर्बिटल में, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों? मैक्सिमम 2 ही तो आ सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2। तो याद रखना आंसर कैसे देने हैं। ऑर्बिटल की बात हो रही है, जब भी ऑर्बिटल में स्पेसिफाई होगा तो ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर वो कहेगा n की वैल्यू अगर -2 है तो डी सबशेल में पहुंच चुका है वो, और जब उसने 5 ही ऐसे करके दे दिए, उसमें से एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है वो, तो ये -2 क्या है? ये एक ऑर्बिटल है। यानी कि अगर आपको याद है तो हमने डी के 5 ऑर्बिटल्स कौन से पढ़े? एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो ये वही 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो एक ऑर्बिटल में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 2 आ गया। अगेन नेक्स्ट वन है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, ml इज इक्वल टू 2, ml इज इक्वल टू 2, और लास्ट उसने दिया है स्पिन क्वांटम नंबर एज +1/2। अब मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम नंबर फॉर ऑल द क्वांटम नंबर्स। तो यहाँ पे इसने चारों दिए हैं, तो चारों अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए दिया जाता है तो ऐसा सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो जिसके लिए भी, यानी कि मैंने आपको बताया था ना, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक ही पॉजिटिव स्पिन है, एक ही नेगेटिव स्पिन है। तो एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन में से एक ही पॉजिटिव होगी, एक ही नेगेटिव होगी। तो पॉजिटिव की कितने की होगी? एक ही की तो होगी। तो यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ऐसा 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अच्छा लास्ट उसने दिया है n इज इक्वल टू 3 में। बताओ तो n इज इक्वल टू 3 में कैसे लिखेंगे? ये तो बहुत ईजी है। अब देखो n इज इक्वल टू 3 का मतलब है इसमें शेल्स भी है, इसमें सब शेल्स भी है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला आप लगा सकते हैं 2n², और कितना हो जाएगा? 2 3², यानी कि 2 3 3 is 9, 9 2 is 18। We can have maximum of 18 electrons in n is equal to 3। अब देख लेते हैं कोई और पार्ट नहीं बचा। So I hope this is clear to you.